चलिए वेलकम, सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो शाम को देखेंगे उसको गुड इवनिंग, और रात को जो देखेंगे गुड नाइट। तो आप लोग को पता है कि हमने भारत का भूगोल समाप्त कर दिया। ऑल ओवर हमने समाप्त कर दिया। भारत का भूगोल में अब कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा दिए हैं अगर उतना आप पढ़ लेते हो तो कोई भी एग्जाम में बन जाएगा। सभी को टोटल क्वेश्चन। अब समान भूगोल है। समान भूगोल में क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ा जाता है? ब्रह्मांड, आकाशगंगा, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये मुख्य रूप से है। और एक लास्ट में आर्थिक भूगोल कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। हमने आपको, आप देखिएगा यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, तो हमने आपको ब्रह्मांड पढ़ा दिया पूरे अच्छे तरीके से, आकाशगंगा, स्थलमंडल, जलमंडल पढ़ा दिया। आप देखे हो, देखे हो, नोट किए हो? तो ये लास्ट है, देख लो कितना समाप्त कर चुके हैं जलमंडल पर। अब वायुमंडल, अब पढ़ाएंगे हम वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में वायुमंडल का अवधारणा या विभिन्न आयाम पढ़ाएंगे। वायुमंडल में बस मात्र ही 5 टॉपिक पढ़ना है वायुमंडल का। वायुमंडल संगठन एवं संरचना, यानी वायुमंडल में कौन कौन का हिस्से, समताप मंडल, छोप मंडल, सब पढ़ी हो तो इसी में पढ़ा। सौर विकिरण, सूर्य का जो विकिरण है, तो ताप जिसको भी कहते हैं, उष्मा, बजट, तापमान, वायुमंडलीय दाद, गतियाँ, पवनें, वातावरण, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वर्षा। इसमें ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये दोनों लगभग फिजिक्स से रिलेटेड है। कभी प्रश्न पूछ देता है मैं भूगोल में, तो समझते हो कि फिजिक्स में पूछा। अब फिजिक्स में तो पढ़ा नहीं, क्योंकि फिजिक्स सिद्धांत आधारित है और थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल है। लेकिन भूगोल में जो भी चीज़ें सिद्धांत प्लस प्रैक्टिकल भी दोनों बताया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपका कंप्लीट है ये टॉपिक, तो भूगोल में लगभग किसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछेगा तो गलत नहीं होगा, और इसको आपको कमांड करना होगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और एक आप लोगों को हम बता दें, भाषा का अवरोही क्रम हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था अपने से, तैयारी कर रहे हैं। देखो, हिब्ते, उग्र, मत, कमाऊ। सबसे भारत में अब बोलने वाले जाने वाली भाषा वो से, तो से, ऊ से, वो से, गुजराती। जो हम पता है उसमें यहाँ हमने पूरा ला दिया। ये भाषा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें तो हम छोड़े पता है ना। हाँ, जो कुछ भाषा को ये उसमें यहाँ पे ना तीसरे नंबर पे आप लेटेस्ट हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि हुआ। हम पुरनका याद किए थे, जिसको देख लेना, हम पुरनका वाला याद किए थे। उस समय उस आधार पर 2001 की जनगणना करता है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना करता है। हम लोगों ने तैयारी तो 6-7 में 8 में 11 की जनगणना हुआ नहीं था। हाँ, हो सकता है नहीं, तुम्हारा काम नहीं करेगा। अभी भी हमको याद है भाषा बना 11 भाषा को हमने क्रम से बना लिया था सीधा, और एग्जाम में क्रम सजा देते, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में तो क्रम पूछता है ना। चलो ये इसका भी ट्रिक बता दें, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, आगे बढ़ते हैं, लिखिए। चलिए, वायुमंडलीय गैस संरचना देखते हैं पहले। वायुमंडल में गैस, ठीक है। वायुमंडल में 99% पाया जाने वाला गैस दो ही है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 99%। बाकी 1% में 3 से लेकर 10, 1% में क्या है 3 से लेकर
10 है। तो 99% में भी सबसे अधिक कौन पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। दूसरा स्थान ऑक्सीजन का। देखो वायुमंडलीय गैस का द्रव्यमान का प्रतिशत ही है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78.8% वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%। यहाँ तक तो परसेंटेज याद रखना है ताकि ये क्रम याद है, क्रम रखना है। ये हमेशा ये क्रम जो है अवरोही क्रम में है। क्लियर है ना? ये क्रम अवरोही क्रम में है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक और सबसे ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन में ना था कि कोई दे देगा यहाँ से 4 ऑप्शन, ये और ये, अरे वो ये दे देगा आपको जगह सबसे कम मीठे। क्रम याद रखना है। अब ये पूछ देगा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन। और पृथ्वी के नजदीक है वायुमंडल में पाए जाने वाला, ठीक है। वायुमंडल में स्थायी गैस कौन है? स्थायी गैस नाइट्रोजन। पूछेगा वायुमंडल में स्थायी गैस कौन है? तो नाइट्रोजन स्थायी गैस। वायुमंडल का सबसे भारी गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, भारी गैस को कहते हैं। CO2 वायुमंडल का सबसे भारी गैस है। पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2 और जलवाष्प। ये दोनों पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तापमान जो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे ठंडा आ जाएगा तो सब मर नहीं जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण करने वाला तत्व कौन कौन है? आप लोग भी जानते होंगे। ओजोन परत जो है, सौर विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य है उसको अवशोषित करके छान के क्या करता है? जमीन पे भेजता है। नहीं तो अगर सूर्य का सौर विकिरण डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगा तो जल जाएगा। तो जो ओजोन परत है वो छानता, पता है कि नहीं? ये सब छन के यहाँ आता। तो सिर्फ वो आप लोग जानते थे कि ओजोन ही सूर्यताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण करता है? नहीं, ऑक्सीजन भी करता है, ओजोन भी करता है, CO2 भी करता है, और चारों याद रखना, सूर्य तथा सौर। इसमें सबसे अधिक कौन करता है? ओजोन करता है। तो बाकी लोग कम। सबसे अधिक पूछेगा तो ओजोन। क्लियर है ना? चलो लिखो। चलिए अब हम लोग वायुमंडल की गैस की विशेषताएं देखते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में विस्तार कितना किलोमीटर तक है? 128 किलोमीटर। ये 128 किलोमीटर ऊंचाई समझना, ठीक है। ऊंचाई स्वरूप कैसा गैस है? निरूप कैसा है? इसका सबसे अधिक पाया जाता है, बताए थे ना। अस्थायी गैस है, बताए थे। रंगहीन होता है, वो रंग नहीं होता। रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं होता। किस गैस में रंग नहीं होता? नाइट्रोजन में। गंध अथवा स्वाद नहीं होता, यानी गंधहीन होता। गंध अथवा स्वादहीन या गंधहीन का मतलब होता है गंध नहीं होना, स्वाद नहीं होना, ठीक है। वायुमंडलीय क्रिया में इसकी क्या भूमिका है? वायुदाब का आभास किस गैस से होता है कि वायुदाब है? वायुमंडल में वायुदाब है, इसका आभास किस गैस से? नाइट्रोजन से। वायुमंडल में पवन की शक्ति, जो पवन चलते हैं उसका आभास होता है कि पवन इतना गति से चल रहा है, इतना किलोमीटर से। इसका आभास हमें किस गैस से मिलता है? नाइट्रोजन से को के साथ वैज्ञानिक मापता है कि पवन की गति की शक्ति इतनी है, ठीक है। वायुमंडल में परावर्तन का आभास होता है। वायुमंडल में जो परावर्तन, सूर्य का किरण आता है जमीन पे, ठीक है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तन। वहाँ से आना सौर विकिरण कहलाएगा, और यहाँ से जमीन पे आया फिर इधर से वापस जाना परावर्तन का। क्लियर हो गया? तो परावर्तन का भी आभास हमें किस गैस से मिलता है? नाइट्रोजन से, वायुमंडल। क्लियर हो गया? यहाँ तक चलो। लाभ नाइट्रोजन का क्या लाभ है? आग पर नियंत्रण करने में। अगर आग कहीं जल रहा है, आग लग गया, तो नाइट्रोजन गैस वहाँ एकदम छिड़काव कर दो, आग बुझ जाएगा। तो तुम देखता होगा कि सिनेमा हॉल में या बड़ा बड़ा गोदाम में या बड़े बड़े मॉल में एक लाल जैसा इतना टंगल रहेगा, देखे हो? तो समझना वो नाइट्रोजन गैस है।
क्या है इसमें कि मान लीजिए सिनेमा हॉल में या गोदाम में आग लग गया तो उसको खोल देता था कि तुरंत आग ना लगे, या हल्का हल्का उसको खोला रखता है, पता है कि नहीं, खुला रहता है, निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा बचती, ताकि आग ना लग जाए। क्योंकि मॉल है चाहे सिनेमा में वो विद्युत से संचालित होता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए वो हल्का हल्का। क्लियर हो गया ना? लड़का समझ में आ गया इनके लड़का क्या टना हुआ। वस्तुओं को जलने से बचाने में, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण में किसने इसकी भूमिका है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में आता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में विस्तार, वायुमंडल में विस्तार इसका कितना ऊंचाई तक है? माप जमीन से लेकर 64 किलोमीटर तक, 120 चक्कर में मत जाना। इसका मुख्य विस्तार कहाँ तक है? 64 किलोमीटर तक। अब 0 से 16 किलोमीटर तक ये अब यहाँ लिख देते हैं तो 0 से 16 किलोमीटर या स्थायी रहता है, संतुलित समान रहता है, समान। अब इसको समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। 0 से 16 किलोमीटर तक, 0 से 16 किलोमीटर तक ऑक्सीजन जो है समान रहता है, ना कम ना समान। लेकिन जैसे ही 16 किलोमीटर से ऊपर जब हम बढ़ने लगते हैं तो क्या हो जाता है? इसका मात्रा कम होता है, और 120 किलोमीटर तक जाते जाते क्या हो जाता है? नगन यानी शून्य के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो पूछेगा कि कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, तो मानना 64 किलोमीटर। कितने किलोमीटर से इसकी मात्रा में कमी आने लगती है, तो क्या मानोगे? 16 किलोमीटर। ठीक है। कितने किलोमीटर के मध्य समान रहता है? तो 0 से, क्योंकि 16 किलोमीटर से ऊपर ही कम होने लगता है, तो समान इसका मतलब 0 से 16। क्लियर है? कहाँ खोई हुई है? जब हम समझाते हैं तो समझो, तब लिखना। ठीक है। लाभ जलने में सहायक होता है, ये आग लगाता है तो आग बुझाता है। क्लियर है ना? आग कौन लगाता है? ये कि वो? हाँ, बुझाता है। सीधा सिंपल याद रखो। आग लगाने में किसकी भूमिका है? और आग जलाने में किसकी? आग बुझाने में कि जलाने में? नाइट्रोजन का बुझाने में, और ऑक्सीजन को जलाने में। स्वाभाविक है, तुम जो गैस चूल्हा पे जलाता होगा तो कौन गैस वहाँ रहता होगा उसके आसपास? ऑक्सीजन, तभी जलता है चूल्हा, नहीं तो नहीं जलेगा। लेकिन गैस सिलेंडर में क्या पाया जाता है? मीथेन और प्रोपेन। ठीक है। इसके अभाव में ईंधन नहीं जल सकता। किसके अभाव में? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा गैस है? नाइट्रोजन या ये ऑक्सीजन। सभी गैसों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विस्तार कितना किलोमीटर था? ये वायुमंडल के सबसे निचली परत वायुमंडल को क्या कहते हैं? क्षोमंडल में पाया जाता है। क्षोमंडल भूमिका परागगम के रूप में, मतलब सूर्य से जो आती है विकिरण, सौर विकिरण, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको छान के नीचे लाता है, जमीन पे लाने देता है। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ये सूर्य है, ये सूर्य है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ये मात्र कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है। यहाँ से आ रहा है, ये इसको बोलते हैं सौर विकिरण। ये आया, यहाँ है पृथ्वी, मनुष्य, हम लोग हैं। यहाँ से इसको छान के यहाँ आ गया, इसको क्या बोलेंगे? पारगम, आने दिया।
और जब यहाँ से आया तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो जाने नहीं देता है। पृथ्वी से जो प्राकृतिक विकिरण होता है उसको जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता, मतलब रोक देता है। इसको क्या बोलते हैं? वो पारगम, ठीक है ना? क्लियर हुआ? इसका मतलब है, समझो, इसका मतलब है कि सूर्य की से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, राजकसम जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाम सूर्य का विकिरण और पृथ्वी से प्राकृतिक विकिरण में अगर हम तुलना करें तो इन दोनों में कौन शक्तिशाली है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में? हाँ, पृथ्वी से जो प्राकृतिक विकिरण होता है ये अधिक, ये कम शक्तिशाली है। किससे? ये और इसको तुलना करें, पृथ्वी से प्राकृतिक विकिरण और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो शक्तिशाली कौन हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जाने ही नहीं देता है। लोग तुम जाने नहीं दे रहा है, कहाँ पार किए? तो इसका मतलब ये शक्तिशाली हो गया और ये पृथ्वी से प्राकृतिक विकिरण कम शक्तिशाली है। अब इधर से लेते हैं तो सौर विकिरण शक्तिशाली है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है, क्योंकि आने देता है। अब क्लियर हुआ? चलो, तो पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड पारगम की भूमिका में रहता है, पारगम के रूप में भूमिका सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए, और वो पारगम के रूप में मतलब जाने नहीं देता है, रोकते रखता है पृथ्वी से प्राकृतिक विकिरण के लिए। उत्तरदायी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वर्तमान स्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापमान के लिए तो उत्तरदायी है। तो CO2 के आयतन में लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। CO2 को छोड़कर सभी गैस का आयतन क्या है? स्थिर है। पूछेगा किस गैस का में वृद्धि हो रहा है? आयतन में वृद्धि, क्या मारोगे? CO2 मारोगे। चलो लिखो, ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में जानते ही हो। वायुमंडल में विस्तार कहाँ है? 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई, हमेशा ऊंचाई रखना, ध्यान रखना। अगर हम ऊंचाई नहीं लिखते हैं तो ये मत समझना कि ठीक है। या ऑक्सीजन का विशेष रूप है। पूछेगा कौन सा गैस ऑक्सीजन का विशेष रूप है? ओजोन। कौन सा गैस ऑक्सीजन का विशेष रूप है? ओजोन है, ठीक है। कार्य, सौर विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है, मतलब सूर्य का जो किरण आता है उसको छान के भेजता है। यानी वहाँ से 100 kg आया, 50 kg उधर रह गया, 50 kg नीचे। एग्जाम्पल है, ठीक है। अवशोषित का मतलब वही होता है। तो अगर ओजोन गैस नहीं रहे वायुमंडल में तो सौर विकिरण क्या आएगा? सीधे पृथ्वी पे आएगा, पूरी दुनिया जल जाएगी। और अभी ओजोन गैस में लगातार, ओजोन परत में लगातार क्षरण हो रहा है प्रदूषण के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो आप देखते होंगे कि गर्मी, तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ रहा है तो कौन सा बीमारी होने का संभावना है? त्वचा कैंसर, डिग्री। वायुमंडल में ओजोन गैस की कमी के कारण सौर विकिरण क्या आएगा? सीधे आएगा, सीधे पृथ्वी पर आता है। इससे क्या हो रहा है? इससे त्वचा कैंसर को बढ़ावा मिला। क्लियर हो गया? अब आप जलवाष्प। जलवाष्प क्या है? 90 किलोमीटर ऊंचाई तक अत्यधिक सत्येंद्रक कहाँ होता है? ये 8 किलोमीटर ऊंचाई में अधिक सत्येंद्रक, ठीक है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? जलवाष्प घटता है, ऊंचाई के साथ घटता है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए इसमें देखो बहुत सारा विशेषता। यह वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है। पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस कौन है?
जलवाष्प है, या वो समान वितरण वाली गैस है, वो समान कहीं ज़्यादा कहीं कम, उसको बोलते हैं वो समान वितरण। क्लियर है? या निचले वायुमंडल के अति परिवर्तित गैस है, वही बात। या वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस, या निचले वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? क्षोमंडल है, क्षोमंडल। क्षोमंडल का सबसे परिवर्तित गैस पूछेगा, क्या मानोगे? जलवाष्प। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, फुहार, ओस, तुषार, हिम का निर्माण पूछेगा। बादल, वर्षा, फुहार, ओस का निर्माण में किसकी भूमिका है? ओजोन का कि जलवाष्प का कि कार्बन डाइऑक्साइड का? क्या मालूम? जलवाष्प का। बादल के निर्माण में जलवाष्प, वर्षा जलवाष्प। इससे तूफानों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तूफान जो चलता है तो उसको ऊर्जा कौन देता है? जलवाष्प ऊर्जा देती है। ठीक है? या सौर विकिरण को क्या करता है? ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, सौर विकिरण को हीलियम अवशोषित करता है। कौन कौन है? ऑक्सीजन, ओजोन, जलवाष्प और कार्बन। 4 गो गैस है ना जो सौर विकिरण को अवशोषित करता है। इसके कारण पृथ्वी ना तो अधिक गर्म ना तो अधिक ठंडा होता है। किसके कारण? जलवाष्प के कारण ना तो पृथ्वी अधिक गर्म ना तो अधिक ठंडा होता है। मतलब यह पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में क्या है? सहायक है। ये बात है, इसी को हम यहाँ लिख देते ताकि आप लोग खोजिएगा ही नहीं है तो वो है कि नहीं। देखिए इसके संघनन से क्या होता है? वृष्टि होती है। वृष्टि मतलब क्या हुआ? वर्षा। इसके संघनन से इससे वायुमंडल की स्थिरता क्या होता है? नियंत्रित होता है। यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में एक बिंदु याद रखो, जो प्रैक्टिकली है, ये पूछता है यहाँ। ठीक है ना? चलो देखो, अब हम लोग आते हैं वायुमंडल का में लास्ट जो इम्पोर्टेंट है धूलकण। धूलकण का वायुमंडल में विस्तार है निचले भाग में पाया जाता है। सबसे निचले भाग संवहनीय वायु प्रवाह द्वारा या ऊंचाई तक जाता है। धूलकण जो है ऊंचाई तक जाता है कैसे? संवहनीय वायु प्रवाह के द्वारा। ठीक है? ये धूलकण वायुमंडल के निचले भाग में पाया जाता है। स्रोत, अब धूलकण का स्रोत तुम लोग मिट्टी बनाए हो तो ये जान लो। समुद्री नमक भी धूलकण के अंतर्गत आता है। महीन मिट्टी ये तो जानती ही हो तुम। धुएं की कालीमा, धुआं निकलता है तो उसके साथ काला देखो कुत्ती टाइप का गिरते रहता है, इसको बोलते हैं धुएं की कालीमा। वो भी धूलकण के अंतर्गत आता है। राख का पराग, राख का पराग देखी हो? हाँ, धूप जलाई हो? जब धूप जल उठ जाता है तो उजला उजला टाइप का, हाँ देखिए, हाँ वही है। या लकड़ी को जलाओगे तो दिखेगा। राख का पराग। धूल एवं उल्काओं का कण, उल्काएं जब होती हो कभी आकाश गंगा में टकराता है तो लगता है गिर रहा है, वो भी धूलकण का के ही भाग है। धूलकण का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? जमाव का कारण, धूलकण का सबसे अधिक जमाव का क्षेत्र पूछेगा तो उपोष्ण प्रदेश और शीतोष्ण प्रदेश, दोनों प्रदेश में धूलकण का सबसे अधिक जमाव। कारण तो सूखी हवा। आपको पूछेगा कि धूलकण का जमाव का सबसे अधिक जमाव का क्या कारण है? सूखी हवा का चलना। क्लियर हो गया? किस क्षेत्र में सबसे अधिक जमा होता है? उपोष्ण और शीतोष्ण। आर्द्रता ग्राही का कार्य क्या है? धूल का कण और नमक का कण। आर्द्रता ग्राही का कार्य कौन करता है? प्रकांड करता है। कौन? धूल का कण और नमक का कण। धूल का कण और नमक का कण आर्द्रता ग्राही का निर्माण करता है। सिंपल है। क्लियर है? आगे मेघों का निर्माण होता है कहाँ पे? तो आर्द्रता ग्राही के केंद्र के चारों ओर जलवाष्प का संघनन हो जाता है, उसी से मेघों का निर्माण होता है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? धूलकण। तो लोग क्या मानेंगे विज्ञान में? आकाश का रंग नीला, समुद्र का जल नीला भी दिखता है, उसका क्या कारण? परिकीर्णन। उसका है परिकीर्णन। समुद्र का जल देखते हो
या तालाब का जल देखते नीला टाइप का दिखेगा, उसका कारण है प्रकीर्णन। लेकिन आकाश का रंग नीला, उसका कारण है धूल का कण। चलो लिखो। चलिए अब हम वायुमंडल की संरचना या परत दूसरा में आते हैं। पहला में वायुमंडल का गैस हम पढ़ाए थे, दूसरा में संरचना नहीं, ये ना तीसरा होगा, तीसरा होगा। एक विशेषताएं भी बताए थे ना। हाँ, अब वायुमंडल की संरचना या परत सबसे नीचे से जाना, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे क्षोभमंडल, संवहन मंडल या अधोमंडल। क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। क्लियर है ना? इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अंग्रेजी में जरूर याद रखना है, ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर होता है संताप मंडल, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसके ऊपर होता है मध्यमंडल, इसको अंग्रेजी में मेसोस्फियर कहते हैं। इससे ऊपर होता है आयन मंडल, इसको अंग्रेजी में आयनोस्फियर कहते हैं। इससे ऊपर होता है वायुमंडल या बहिर्मंडल, एक ही है, एक्सोस्फीयर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखो, कभी इंग्लिश ऑप्शन दे देगा तो फंस जाओगे, देता नहीं है। अब आते हैं ये है, इसको समझने का, ये वायुमंडल मान लो। वायुमंडल का सबसे निचली परत ये है क्षोभमंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके ऊपर आयनमंडल, उसके ऊपर ये क्षोभमंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुव से 8 किलोमीटर होता है, तो वहीं से माना यानी 18 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। कितना तक? 18 किलोमीटर। उसके बाद समताप मंडल 50 किलोमीटर, उसके बाद मध्यमंडल 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 400 बोलते हो। और उसके बाद ऊपरी सीमा वायुमंडल का कोई सीमा निर्धारित नहीं है, समय की मार देना 400 से अधिक तो ठीक है, लेकिन अधिक कहाँ तक है ये? अगर 400 से अधिक रहेगा तो यह कह सकते हो 400 से अधिक दूसरे अर्थों में, या तो ये ऑप्शन है या ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं, ये दोनों को एक ऑप्शन रहेगा। क्लियर है ना? चलो अब इसको ये समझो, अब इसको समझा दीजिए। देखो क्षोभमंडल 0 से 18 क्षोभमंडल है ना? यहाँ क्षोभमंडल, ये क्षोभमंडल का कुल ऊंचाई कितना? विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई कितना होता है? 18 ये होता है, क्योंकि ऐसे है रखा। ध्रुवों पर चाहे दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, तापमान में गिरावट, प्रति 165 मीटर जाओगे ऊपर तो कितना डिग्री तापमान गिरेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई जाओगे तो कितना तापमान गिरेगा क्षोभमंडल में? क्षोभमंडल में 6.4 डिग्री सेल्सियस, याद रखोगे। अब देखो समताप मंडल और क्षोभमंडल दोनों की सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा कितना किलोमीटर पे अवस्थित है? 18 पे। क्षोभमंडल है 0 से 18 के बीच में, लेकिन पूछेगा क्षोभ सीमा कहाँ पे स्थित है? 18 किलोमीटर पे, ठीक है? 18 किलोमीटर की सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाले सीमा कौन सी है? क्षोभ सीमा। अब क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान हमेशा क्या रहता है? पूछेगा हवा का तापमान स्थिर रहता है कहाँ पे? ना ही क्षोभ मंडल में, ना ही समताप, ना ही मध्य, बल्कि क्षोभ सीमा पे। क्षोभ मंडल भी ऑप्शन में देगा, क्षोभ सीमा भी देगा, क्या मानोगे? क्षोभ सीमा मानना है, और अगर नहीं क्षोभ सीमा ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं जाना है। क्लियर है? तो क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान स्थिर रहता है, लेकिन क्षोभ सीमा से अगर हम विषुवत वृत्त के ऊपर जाएंगे तो तापमान, हवा का तापमान माइनस कितना हो जाएगा? यानी क्षोभ सीमा पर से हम विषुवत वृत्त की ओर जाएंगे। कहाँ से? क्षोभ सीमा से। अगर विषुवत वृत्त के तरफ जाएंगे तो हवा का तापमान माइनस 80 डिग्री सेल्सियस होगा, और ध्रुव की ओर जाइएगा, ध्रुव के ऊपर जाइएगा। कहाँ से? क्षोभ सीमा से ध्रुव के ऊपर जाइएगा, तब तापमान, हवा का तापमान कितना होगा? माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट भाई ये पूछेगा लाइनमा तो मुड़िया जाओगे। समताप मंडल सूक्ष्म स्थिति रहता है, पूछेगा किस मंडल में सूक्ष्म स्थिति रहता है?
समताप मंडल में शुष्क स्थिति रहता है। समताप मंडल का मोटाई सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। इसका मोटाई लोप हो जाता है कहाँ पे? विषुवत पे। क्लियर हो गया ये? आगे अब आप तो समताप मंडल 18 से है ना 3 मान लिया। अब 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या रहता है? यहाँ पे कमी रहता है। ऊंचाई बढ़ोगे तो तापमान में कमी होता है। 80 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो उसका तापमान कितना हो जाता है? मंडल में माइनस में चल जाता है। लेकिन पुनः मध्य मंडल में तापमान कम रहता है। देखो यहाँ पे तापमान में ऊपर जाते हैं तो गिरावट आता है। यहाँ पर आदर्श स्थिति है, मतलब शुष्क स्थिति का मतलब आदर्श है। फिर यहाँ पे तापमान में क्या हो रहा है? कमी। और फिर ऊपर आयन मंडल में फिर तापमान में क्या हो रहा है? वृद्धि। पूछेगा तापमान में वृद्धि कहाँ कहाँ होता है? वृद्धि यहाँ होता है समताप मंडल में, और दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। और दोनों रहेगा तो एक से अधिक में नहीं। यहाँ तापमान में गिरावट आता है, ऊपर बढ़ते हैं, फिर यहाँ तापमान में वृद्धि होने लगता है, आदर्श स्थिति में आ जाता है। फिर यहाँ गिरावट आता है ऊंचाई जाने पर, फिर यहाँ क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। समझ में आया कि नहीं? चलो लिखो। चलिए अब हम लोग मंडल में इसका कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लें। क्षोभ मंडल अंग्रेजी में जरूर याद रखना। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? मौसमी एवं वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल जैसे बादल आया, बादल बना, आंधी आया, जलवाष्प, धूलकण, ये सब चीज़ें जो होती है वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं एक शब्द में कहते हैं। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, और कहीं नहीं होता। सिर्फ कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। एक शब्द में याद रखना, क्षोभ मंडल में मौसमी एवं वायुमंडलीय घटनाएं होती है। मतलब बादल बनना, आंधी, धूलकण, जलवाष्प, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। संवहन धाराएं का प्रभाव भी कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। जैविक क्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग किस मंडल में हैं? क्षोभ मंडल में। जैविक क्रिया जितना चीजें, पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, मनुष्य, जो भी क्रियाएं हो रही है ये कहाँ हो रहा है? क्षोभ मंडल में हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आओ समताप मंडल में। तो समताप मंडल में क्या होता है? मौसमी एवं वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती है। सीधा मौसमी एवं वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होगा, बाकी नहीं होगा। वायु उड़ान का आदर्श स्थिति, वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में, ना कि क्षोभ मंडल। समताप मंडल जो एरोप्लेन जाता है वो समताप मंडल में होता है, आदर्श स्थिति। मूलार्क मेघ का निर्माण भी कहाँ होता है? समताप मंडल में। ओजोन गैस का पाया जाता है। पूछेगा ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन गैस समताप मंडल में सिर्फ पाया जाता है। समताप मंडल में एक लेयर है ओजोन का, तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस कितना किलोमीटर के मध्य पाया जाता है? 10 से 12 किलोमीटर। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन गैस को। क्यों कहा जाता है? रोकता है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं, तरंगदैर्घ्य, उसको क्या करता है? छान के नीचे भेजता है। सुरक्षा कवच हुआ ना, कल भी बताए थे। सूर्य का पराबैंगनी किरणें का क्या करता है? अवशोषित करता है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है। मोटाई मापने का इकाई ओजोन गैस का परत का, ओजोन गैस के परत का, ये मोटाई मापने वाला जो डायप्सन इकाई है ये ओजोन गैस के परत का मोटाई। ऐसा नहीं कि समताप या मार दीजिएगा। क्लियर है मनोज? ओजोन गैस के परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डायप्सन इकाई कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सक्रिय गैस कौन सा है? क्लोरीन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है? AC से और रेफ्रिजरेटर से। AC जो घर में रहता है ना, उससे ही निकलता है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सक्रिय गैस कौन सा है? क्लोरीन है। मध्यमंडल, वायुदाब यहाँ क्या है? कम पाया जाता है, कम पाया जाता है मध्यमंडल में। पूछेगा वायुदाब कहाँ कम पाया जाता है, किस मंडल में? मध्यमंडल में। पराबैंगनी किरणें द्वारा आयनीकृत, पूछेगा कौन सा मंडल पराबैंगनी किरणें द्वारा आयनीकृत है, घेरा हुआ है? मध्यमंडल। दूर संचार प्रणाली का उपयोग किस मंडल में होता है? जो हम लोग मोबाइल या क्या है, मोबाइल है ना, दूर संचार प्रणाली, मोबाइल बात करते हो, ये सब किस मंडल की स्थिति है? मध्यमंडल। बेतार संचार प्रणाली, हम लोग बेतार संचार मतलब तार की जरूरत नहीं, तो मोबाइल को तार लगा रहता है क्या? नहीं। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, ये सब की सुविधा किस मंडल में है? मध्यमंडल। रडार का काम क्या है? जो कोई वायुयान जा रहा है तो उसको कोलकाता जाना है, तो रडार के माध्यम से ही वो दिशा उसको पता चलता है कि ये मार्ग कोलकाता का है, ये मार्ग दिल्ली का, रडार, ठीक है। तो वो मध्यमंडल में रडार लगा रहता है, और ये कहाँ उड़ता है? वायुयान समतल मंडल में देखते रहता है, उसका चालक जो रहता है, जिसको पायलट भी बोलती है। पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे किस मंडल में होता है? रेडियो तरंगे जो है, जो सूर्य वाला रेडियो तरंगे जो रिफ्लेक्ट होता है, वो किस मंडल में? पृथ्वी की ओर, मध्यमंडल में। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए क्या है? मध्यमंडल उत्तरदायी है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? मध्यमंडल। एकदम याद रखना, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? चलो लिखो। चलिए पहले, सबसे पहले आप सुधार कर लीजिए। जो पिछले बार हम जो लिखाए मध्यमंडल लिखे होंगे, जिसमें लिखे होंगे कि वायुदाब कम या पराबैंगनी किरणों का दौरानी मौसमी घटनाएं, ये सब लिखाए ना, वो मध्यमंडल नहीं है, वो क्या है? आयन मंडल। सुधार कर ले सबसे पहले, बातें सब सही है, सिर्फ मंडल हम उल्टा लिखा दिए। सुधार कर लियो, यानी मध्यमंडल के जगह पे क्या लिख देना है उसको? आयन मंडल। बाकी सब ठीक है, क्लियर है? सब लोग सुधार कर लिए होंगे। आप लोग भी जो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी सुधार कर लेंगे। सबसे पहले ये सुधार करेंगे कि हमने आयन मंडल के स्थान पे मध्यमंडल लिख दिया, तो उसको आयन मंडल लिखे। अब आइए मध्यमंडल, क्योंकि क्रम से है तो उसको हमने तीसरा में, तो उसको 4 बना दीजिए, और तीसरा क्या कर दीजिए? मध्यमंडल। नीचे से छो तब समता तब मध्य तब आयन, ठीक है, तब बाय। तो मध्यमंडल में इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? कमी आता है। किसमें? मध्यमंडल में। इसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। कल भी बताए थे, मध्य सीमा। ध्रुवों के ऊपर नाक्टिलुसेट बादल, जिसको बोलते हैं निशादीप्त बादल का निर्माण होता है। निशादीप्त बादल का निर्माण किस मंडल में? मध्यमंडल में। वायुमंडल में आओ, वायुमंडल में कौन सी गैस की प्रधानता रहती है? हाइड्रोजन और हीलियम। संचार उपग्रह, सैटेलाइट फिर ऐसे जाते रहता, देखिए वैसे, हाँ, इस तरह से ये उपग्रह है। इसको बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, इसी के नीचे से बना रहता है। यान PSLV से लेकर अभी कहाँ है? GSLV पहुंच गए, इसी पे से छोड़ता। ये शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली ये है। PSLV से अब हम लोग GSLV की ओर आ गए। GSLV सबसे अधिक, ये जितना शक्तिशाली होगा इसको उतना कक्षा में स्थापित करेगा, ठीक है। तो यान की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होता है। यान का ही कमाल होता है। यान मतलब गाड़ी इसी पे रखा रहता है, और इसको यहाँ से दाबता, बस छोड़ ऊपर चल के चल जाता है उपग्रह, ठीक है। तो संचार उपग्रह किस कक्षा में स्थापित होता है? वायुमंडल। वायुमंडल के कौन सा कक्षा? भू-स्थैतिक कक्षा, ठीक है। हम साइंटिफिक में बता दिए। लुसेंट में यद्यपि उसने लिख दिया है कि आयन मंडल में संचार उपग्रह, गलत है, ठीक है। संचार उपग्रह कहाँ होता है? वायुमंडल। अगर लुसेंट वाला को याद किए हो तो उसको भूल जाना है।
संचार के द्वारा वायुमंडल में, ना कि आयन मंडल में। वायुमंडलीय घटना, वायुमंडलीय मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में, लेकिन सिर्फ वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होता है? मध्यमंडल में। कौन सा? प्रातः काल में घटित होता है दो घटनाएं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा, ठीक है। ये दक्षिण भाग में, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश इसको कहा जाता है, ये उत्तरी भाग में उत्तर ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। क्लियर हो गया? ऑस्ट्रेलिस को दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश और बोरियालिस को उत्तर ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये पूछता है। ये प्रातः काल में घटित वायुमंडलीय घटनाएं हैं, ये दोनों प्रातः काल में। वैज्ञानिक लोग देखते हैं, हम लोग नहीं देख पाएंगे। चलो इसको लिखो। तो ये रहा आपका क्या? मौसमी, ये वायुमंडल का संगठन एवं गैसीय है। पहला टॉपिक क्या था? संगठन एवं संरचना। हाँ वही हुआ। चलिए इसको लिखिए।